गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टैक्स ऑडिट, है ना। तो कल हमने इसका मीनिंग किया था और जनरल कंसिडरेशन किए थे कि टैक्स ऑडिट क्या होता है। कि जब हम अपनी आईटीआर फिल करके भेजते हैं तो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो आपके टैक्स का ऑडिट भी करा सकता है। मतलब ये चेक करने के लिए कि आपने जो रिटर्न फाइल की है वो सही है या नहीं, है ना। तो एक ऑडिटर जो है वो आपके इनकम टैक्स को चेक भी कर सकता है और कुछ कंपनीज़ के लिए कंपलसरी भी है कि वो अपने इनकम टैक्स का ऑडिट भी कराएं कि उन्होंने जो रिटर्न फाइल की है वो ठीक भी की है या नहीं की। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्किंग पेपर्स ऑफ ऑडिटर। कि जो ऑडिटर है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिटर है, उसके कुछ वर्किंग पेपर्स होते हैं, यानी कि जो उसके काम में हेल्प करते हैं। उसी तरह से ये जो टैक्स ऑडिटर है उसको भी कुछ वर्किंग पेपर्स हैं जो उसको कलेक्ट करने होते हैं, जिनकी हेल्प से वो ऑडिट करता है। तो देखिए मीनिंग क्या है। द डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, लेटर ऑफ क्लैरिफिकेशन एक्सेट्रा विच में हेल्प ऑडिटर इन हिज वर्किंग आर नोन एज वर्किंग पेपर। मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट जो उसकी ऑडिट करने में हेल्प करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग पेपर। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समरी ऑफ वेरियस एक्सप्लेनेशन, लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, स्टेटमेंट ऑफ वेरियस एसेट, लिस्ट ऑफ बैड डेट्स। इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए अपने ऑडिट करने के लिए वो डिमांड कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो ये सारे क्या हैं, वर्किंग पेपर्स, जिसकी हेल्प से वो ऑडिट करता है। अब देखिए जो टैक्स डिपार्टमेंट है, गेट यूज़फुल इंफॉर्मेशन, कंपनी से वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है टू कैलकुलेट द करेक्ट टैक्स, ताकि वो करेक्ट टैक्सेबल इनकम अपने रिपोर्ट के लिए वो मेज़र कर सके सेक्शन 44A(b) के अकॉर्डिंग, है ना। और वो रिपोर्ट उसको किसको प्रेजेंट करनी होती है, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने उसको अपॉइंट किया है उनको, वो और टू द टैक्स ऑफिसर उनको प्रेजेंट करनी होती है। तो इसके लिए उसको ये सारे काम करने होते हैं। अब देखिए कुछ इन पेपर्स के एग्जांपल इसने दिए हैं कि कौन कौन से पेपर्स इसमें आते हैं। फर्स्ट वन, दोज पेपर्स विच हैज़ रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द एसएससी। एसएससी है करदाता, जो टैक्स पेयर है ना, उसका अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। सेकेंड, दोज पेपर विच स्पेसिफाई हु डिड द वर्क, जिसने ये काम किया, मतलब जिसने टैक्स कैलकुलेट किया, जिसने अकाउंट्स मेंटेन किए। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग एंड इट्स नेचर, उसको वो किस तरह से चेक कर सकता है। एंड थर्ड है डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग करते टाइम उसको कौन सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। एंड हु डिड व्हाट, किसने क्या किया। एंड डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो जो एक्सप्लेनेशन है वो भी वो कलेक्ट करता है, सबसे पूछताछ करता है। ओ स्टेटमेंट विच आर नॉट क्लैरिफाइड और एक्सप्लेन इन कन्फर्मिटी, तो ये सारी डिटेल भी वो लेता है, स्टेटमेंट्स लेता है। या लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर टैक्स पेमेंट, कि टैक्स पेमेंट के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं, जैसे आईटीआर की कॉपी हो गई जो उन्होंने सबमिट कराई है, फॉर्म 16 है ना। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि तैयार किए जाते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, वो सारे, या टीडीएस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो जो ऑडिटर है वो कलेक्ट करता है। तो ये तो हमारे हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। अब देखिए जो हम बात कर रहे हैं बार बार सेक्शन 44A(b) की, वो क्या बताता है। तो ये हमें बताता है टैक्स ऑडिट के बारे में। अब देखिए सेक्शन 44A(b) क्या बताता है कि ऑल बिजनेस, जितने भी बिजनेस हैं, एंड प्रोफेशन फॉर्म्स आर अंडर कंपल्सरी फॉर ऑडिट टैक्स, मतलब टैक्स ऑडिट के लिए उनका कंपल्सरी है इन सर्कमस्टांसिस में। तो सेक्शन 44A(b) ये बताता है कि सभी बिजनेस और सभी प्रोफेशन जिनको कुछ इनकम हो रही है उनको अपने इनकम को या जो भी उन्होंने टैक्स पे किया है उसका ऑडिट करवाना ज़रूरी है। अब वो क्या सर्कमस्टांसिस हैं। सबसे पहला, व्हेन एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल अगर किसी भी पर्सन की बिज़नेस से इनकम या बिज़नेस से जो सेल है, इनकम नहीं सेल, 40 लाख या 40 लाख से ज़्यादा की है, तो इस तरह का जो बिज़नेस है वो अपना टैक्स ऑडिट कराएगा। सेकेंड, अगर कोई प्रोफेशन है, बिज़नेस नहीं है, और प्रोफेशन में जो इनकम है वो 10 लाख से ज़्यादा है सिंगल पर्सन की, है ना, तो ऐसा जो प्रोफेशन है प्रीवियस ईयर में, ऐसा जो प्रोफेशन है वो भी क्या कराएगा, अपना टैक्स ऑडिट कराएगा। और थर्ड सिचुएशन, देयर आर केसेस व्हेन एसएससी हैज़ टू रिजॉर्ट ऑडिट इवन इफ हिज इनकम इज़ नॉट मोर देन 40 लाख। ऐसे भी कई केसेस हैं जहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है लेकिन फिर भी उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये तीन बातें आती हैं सेक्शन 44A(b) में। अब देखिए इसको पढ़ के देखना, इसमें उन्होंने कुछ सेक्शंस बताए हैं कि 44AC है, 44AD, 44AE, AF, VB। इस तरह से अगर बिज़नेस से इनको कोई इनकम हो रही है तो वो 44A(b) में नहीं आते और उसमें टैक्स ऑडिट नहीं कराना। अब ये सेक्शन क्या बताते हैं, ये सेक्शन ये बताते हैं कि इनकी
ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे बिजनेस हैं जिनसे कि इनकम ज़्यादा नहीं होती है ना, तो उस तरह के जो बिज़नेस हैं जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, या जो जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फैमिली के अंदर रहकर कोई काम कर रहे हैं, तो उनको इससे एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। उनको जो है वो टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने कुछ बताया, पर्सनस नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB, कि 44AB में कौन कौन नहीं आते। एक तो है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जिसकी इनकम शिपिंग से है, बिजनेस से नहीं है, शिपिंग से है, तो वो नहीं आएंगे। एनआरआई हुज एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इनकम इज कैलकुलेटेड अंडर ए स्पेसिफिक प्रोविज़न, कि उसकी जो इनकम है एक स्पेसिफिक प्रोविज़न से है, तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे। When any person is liable under section 44AB, कि अगर कोई पर्सन 44AB में अगर मतलब वो लाइबल है, तो उसके लिए कंपलसरी है टू कंपलसरी टैक्स ऑडिट, उसको एक परफॉर्मा जो स्पेसिफाइड है वो फिल करना होगा बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। व्हेन द सेम पर्सन इज टैक्स्ड इन एनी अदर एक्ट, किसी और एक्ट में अगर उसने वो परफॉर्मा भर दिया है फॉर द मैटर, ही शुड फिल अ रिपोर्ट टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, वो इनकम टैक्स ऑफिसर को उसके बारे में बताएगा बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। तो ये 3 सिचुएशन ऐसी हैं जो 44AB के अंडर नहीं आती। ठीक है, हुआ क्लियर। एक तो एनआरआई है ना, जिसकी इनकम शिपिंग से है। एक एनआरआई हुज एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इनकम इज कैलकुलेटेड अंडर स्पेसिफाइड प्रोविज़न, जो स्पेशल प्रोविज़न है उसमें ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इनकम कैलकुलेट होती है। और जब कोई पर्सन लायबल तो है, लेकिन उसने किसी और एक्टिविटी में जो अपना इनकम टैक्स है वो फिल कर दिया है, तो ये जो 3 सिचुएशन है इसमें सेक्शन 44AB इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है कि लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, कि टैक्स ऑडिट क्या लायबिलिटी है, मतलब ऑडिट टैक्स की क्या लायबिलिटी है। सबसे पहला लायबिलिटी है, एक पर्सन हु डज नॉट डू बिजनेस ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। ऑब्वियसली जब वो कोई बिजनेस ही नहीं करता, उसकी कोई इनकम ही नहीं है, तो वो ऑडिट क्यों कराएगा, है ना। तो एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई इनकम नहीं है, जो कोई बिजनेस नहीं करता, वो टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ इज़ नॉट लायबल टू बी टैक्स, कि अगर वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, इवन देन तब भी उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, सपोज टू ऑडिट। इसको ध्यान से देखो, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है ना, हो सकता है वो टैक्स लिमिट के अंडर नहीं आ रही, लेकिन तब भी उसको टैक्स ऑडिट कराना है। व्हेन सेल्स इन प्रीवियस ईयर इज़ मोर देन 40 लाख, अगर उसकी जो प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो 40 लाख से ज़्यादा है। हुआ क्लियर। अब देखिए थर्ड पॉइंट, इन द सेम वे, अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी इनकम 40 लाख से ज़्यादा है, लेकिन जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं बनता, उसकी टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो भी उसको टैक्स ऑडिट कराना है। ठीक है। और नेक्स्ट देखो, सेक्शन 44AB इज़ एप्लीकेबल ऑन एनआरआई को भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन अभी 2 एक्सेप्शंस आई थी ना, कि एनआरआई की अगर शिपिंग से इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, या एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से है तो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, अदरवाइज एनआरआई पर भी 44AB एप्लीकेबल है। और सेक्शन 44AB डज नॉट अप्लाई ऑन पर्सन हुज इनकम कम्स फ्रॉम 44B एंड 44BBA, तो अगर यहाँ से इनकम आती है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और इसकी पेनल्टी देखो, अगर आपने अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराया तो क्या पेनल्टी लग सकती है। व्हेन एनी एसएससी फेल्स टू ऑडिट हिज अकाउंट, अपने अकाउंट को ऑडिट कराने में फेल हो जाता है, एंड फेल्स टू सेंड अ रिपोर्ट, या रिपोर्ट को सेंड करने में फेल हो जाता है, तो वो सेक्शन 271B के अंडर उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और कहाँ तक लग सकती है, टू द ट्यून ऑफ 50% ऑफ टोटल सेल, जितनी उसकी टोटल सेल है उसका 50%, या ग्रॉस रिसिप्ट उसकी जितनी है, मतलब ग्रॉस रिसिप्ट का भी 50%, या 1 लाख रुपीज़, विच एवर इज लोअर, मतलब अगर इन दोनों में से जो कम हो, 1 लाख कम हो तो 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, 50% ऑफ टोटल सेल या 50% ऑफ टोटल रिसिप्ट, दोनों में से जो कम होगा उतना फाइन इनके ऊपर लग सकता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लायबिलिटी फॉर टैक्स ऑडिट, की टैक्स ऑडिट करवाने की आपकी कितनी लायबिलिटी है। अब देखिए नेक्स्ट आता है स्पेसिमेन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑब्वियसली जैसे एक ऑडिटर को रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है, यहाँ पर भी जो टैक्स ऑडिटर है, जो टैक्स को ऑडिट कर रहे हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है अपना काम कंप्लीट करने के बाद। तो अब उसमें देखो कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं।
टैक्स को ऑडिट करने के लिए सेक्शन है 44AB। तो ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग वे। परफॉर्मा दिया हुआ है, परफॉर्मा में उसको फिल करना होता है। और आप देखो ये लगभग वही पॉइंट्स हैं जो आपके फाइनेंशियल ऑडिट में थे। We have audited the account, P&L account and balance sheet of Wood Wool Company Limited। जो भी कंपनी है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। बहादुरगढ़ फॉर द पीरियड यहाँ आ जाएगा, कौन से ईयर का आपने किया है, इज अटैच्ड हेयर एंड वी रिपोर्ट। अब देखो रिपोर्ट में कौन से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट वही है, वी हैव रिसीव्ड ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नीडेड फॉर आवर सेटिस्फेक्शन। ये सारी इंफॉर्मेशन इनको मिल गई है अपने ऑडिट के लिए। Second, in our opinion, as is clear from the books of account, books are kept as per the requirement of Company Law Act 2013। मतलब बुक्स भी उसके अकॉर्डिंग रखी गई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अबाउट विच द रिपोर्ट इज गिवन इंफॉर्मेटिव विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। आगे फोर्थ पॉइंट देखो, इन आवर ओपिनियन द एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस अकाउंट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एज पर कंपनी लॉ एक्ट। मतलब कंपनी लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बैलेंस शीट भी है और P&L अकाउंट भी है। आगे बता रहा है फॉर्म 3CD गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन विच इज़ नीडेड एज पर सेक्शन 44AB इज अटैच्ड। कि जो ये फॉर्म है 3CD ये अटैच कर दिया गया है, जो देखना चाहिए वो देख सकता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट, इन आवर ओपिनियन वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज नीडेड फॉर 3CD। कि इनको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है जो इनको चाहिए थी एंड अटैच्ड इन एन एक्सर ट्रू एंड फेयर। कि पिक्चर कैसी है, ट्रू एंड फेयर। फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई क्वालिफिकेशन है, कोई कमी है, तो वो लास्ट में बता सकते हैं कि वी इन्फॉर्म द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी इफ़ एनी आर एज। कि अगर कोई कमी है तो वो कमी यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर इस लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है, और नीचे इनके सिग्नेचर आ जाएंगे, जो भी चार्टेड अकाउंटेंट है या उनका जो मेंबरशिप नंबर है और प्लेस आ जाएगा। तो ये था कि अपनी रिपोर्ट वो कैसे प्रेजेंट करते हैं।